यहाँ पर उपस्थित समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही कार्यकर्ताओं का संघर्ष है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत और शिद्दत से इस सरकार के अराजकतावादी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। नौकरी देने के नाम पर जो घोटाला किया, कुछ जेल में है, कुछ बेल में है, पर चिंता मत कीजिएगा, जो बेल में है वो भी जेल में जाएंगे, क्योंकि हम बंगाल की जनता के साथ, जिन्होंने उनके खून पसीने की कमाई को जो घोटालों में बदला है, जिन्होंने यहाँ के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर जो घोटाला किया है, उनको हम बख्शेंगे नहीं। उनकी जगह जेल में होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। যতই করো হামলা বিজেপি নেবে বাংলা, যতই করো হামলা বিজেপি নেবে বাংলা। 2026-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। তৃণমূল চলে গেছে, তৃণমূল চলে যাবে, তৃণমূল চলে যাচ্ছে, তৃণমূল নেই। যেটা ও আছে সেটা আবার বলছি জীবন্ত জীবাশ্ম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, আর তার জন্যই তিনি আক্রমণ করছেন। তিনি জানেন এই মাটির গন্ধ, তিনি জানেন যে তৃণমূলের বিদায় ঘন্টা বেজে গিয়েছে। এ ঘন্টা মৃত্যু ঘন্টা নয়। মসৃণ ভাবে ওই জগন্নাথ দেবকে সাক্ষী রেখে ওই পূর্ব মেদিনীপুর দেশপ্রাণ বীরেন শাসমলের মাটিতে, মাতঙ্গিনীর মাটি দিয়েই ওই বঙ্গোপসাগরে এই সরকারের বিসর্জন হয়ে যাবে। তাই আজকের এই শোকসন্তপ্ত পরিবেশের মধ্যেও আমাদের এই কর্মীরা যারা এসেছেন প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে যারা নিচে এসেছেন, চেয়ারে বসেছেন, একটি বপিত বীজকে মহিরুহে পরিণত করেছেন। আগামী বিধানসভা ভোটে বটবৃক্ষে পরিণত আপনারাই করবেন। আজকে যারা এসেছেন 21 সালে বিধানসভা নির্বাচনের পরে ঘর ছাড়া হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন, মিথ্যা মামলা খেয়েছেন এবং কঠিন অবস্থার মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আজকে এই জায়গায় নিয়ে গেছেন। আমি আপনাদেরকে সকলকে প্রণাম নিবেদন করি। সোশ্যাল মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট উদ্যোগে ডিজিটাল ওয়ারিয়ার আমাদের যে ক্যাম্পেইন শুরু হচ্ছে, আমাদের প্রেসিডেন্ট নীতিন ডমিনজিকে আমরা উদ্ঘাটন করার জন্য অনুরোধ করছি। और मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। आज आपके पास ऑल्टरनेट है, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये बात आई है तो यहाँ कहाँ आएगी, यहाँ कहाँ। आपके मोबाइल फोन में हर चीज अवेलेबल है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बहुत आराम से सत्य के पास पहुंच सकते हैं। এই লড়াই অপশাসনের বিরুদ্ধে, এই লড়াই নতুন ভোরের লক্ষ্যে, এই লড়াই নতুন প্রজন্মের স্বার্থে, বাংলায় প্রকৃত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। এই লড়াই বাংলাকে অপশাসনের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার, মোদিজির বিকশিত বাংলা গড়ার সংকল্পকে সফল করার কারিগর হয়ে উঠুন। ডিজিটাল যুগে অস্ত্র হয়ে উঠুক সোশ্যাল মিডিয়া, হয়ে উঠুক নতুন প্রজন্মের শক্তি, জনমত গঠনের বড় হাতিয়ার। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও হবে এবার লড়াই, ভুয়ো নয়, সঠিক তথ্য পৌঁছানোই আমাদের লক্ষ্য। বাংলাকে অপশাসন থেকে মুক্ত করতে, বাংলায় উন্নয়নের গেরুয়া সূর্যোদয়, সুশাসন এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে আপনিও হতে পারেন বিজেপির ডিজিটাল ওয়ারিয়র। আজই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে 1800315711 এই নম্বরে মিস কল দিন। তখনই আপনার ফোনে SMS এর মাধ্যমে আসবে একটি ফর্ম, সেটি ফিল আপ করুন অথবা এই লিঙ্কে ক্লিক করুন। কি তাহলে আপনি বিজেপির ডিজিটাল ওয়ারিয়র হতে তৈরি তো? यहाँ पर उपस्थित समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही कार्यकर्ताओं का संघर्ष है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत और शिद्दत से इस सरकार के अराजकतावादी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। वो भूमि, ये पश्चिम बंगाल, जिसने विवेकानंद जैसे शख्सियत को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे दुनिया में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति पूरे आदर्शों का
पूरे दुनिया में अपना स्थापित कराया। आज के दिन जहां इस भूमि ने कई ऐसे नेतृत्वकर्ता दिए जिन्होंने यहाँ पर इस भूमि को ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है, वैसे अपने रामकृष्ण परमहंस को भी आज मैं याद कर रहा हूँ। हमारे बीच में आज के दिन जिस योद्धा ने, मैं कह सकता हूँ जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। क्योंकि आज इस भूमि ने हमेशा अपने योद्धाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों को एक नई ऊंचाई दी है। हम अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ही नेतृत्व था जो उस समय की तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोग, उस समय के लोगों ने इस पश्चिम बंगाल को, इस वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। उसके खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी तो हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ा और आज बंगाल इस स्वरूप में दिख रहा है। लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता है मित्रों कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान जिस कश्मीर के लिए हुआ, आज उस कश्मीर को भी संघर्ष कर कर अगर बचाया तो भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बचाया। मुझे याद है 2011 का समय, इसी पवित्र भूमि से, बंगाल से हम लोगों ने युवा मोर्चा में राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी। उस कश्मीर के 370 धारा के समाप्ति के लिए हमारे पूर्व के भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और हमारे नेता यहाँ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तो अपना बलिदान भी दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि इस कलकत्ता और इस पश्चिम बंगाल की भूमि से जब यात्रा निकली तो जब कश्मीर के लाल चौक गई तो आज कहीं ना कहीं कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है। तो वो आंदोलन की आगाज हुई तो वह आंदोलन की भूमि थी यही पश्चिम बंगाल। मैं इस बंगाल की जनता को भी इसके लिए अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से बधाई देता हूं। लेकिन मित्रों, अभी भी ऐसी कुछ मानसिकता बची है जो इस बंगाल को फिर से बांग्लादेश बनाना चाहती है और हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहने की आज जरूरत है मित्रों, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार से घुसपैठियों की तरफदारी करने वाली सरकार यहां बैठी है, जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं के साथ, सनातन परंपराओं के साथ चोट करने वाली सरकार यहां बैठी है, वो प्रयास कर रही है कि फिर से बंगाल को बांग्लादेश में ले जाए। लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित हैं, हम किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में बंगाल को बांग्लादेश में नहीं मिलने देंगे और बंगाल की सुरक्षा के प्रति अपनी संकल्प को दोहराते हैं। और इसलिए मित्रों, ये समय है ऐसी सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का। मैं आप कार्यकर्ता बंधुओं को तहे दिल से इसलिए आज मिलने आया हूं, बधाई देने आया हूं कि यहां की सरकार की अराजकता के खिलाफ हमारा एक एक कार्यकर्ता आज लड़ाई लड़ रहा है। मैं यहां की ममता सरकार जी को, उनको भी आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनके जो नुमाइंदे, उनके सरकार के जो टीएमसी के गुंडे जो सड़कों पे घूम घूम कर लगातार यहां की मां बहनों को सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां की महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदेही भाजपा कार्यकर्ताओं ने ले रखी है। हम अपनी मां बहनों की सुरक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम लोगों ने देखा इसी दुर्गापुर के जमी से उस रेप की घटना को हम याद कर रहे हैं, किस प्रकार से यहां की सरकार ने असंवेदनशीलता के साथ उसको देखा और यहां की सरकार की ओछी मानसिकता, जिहादी मानसिकता ने किस प्रकार से हमारी माता बहनों के घटना पर अपना टिप्पणी किया है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ममता सरकार ने उन अपराधियों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां से लेकर शासन प्रशासन से लेकर
उन गवाहों को भी दबाने का प्रयास किया जो उन मां बहनों को अपमानित करने का काम किया था, उन मां बहनों के साथ प्रताड़ना करने का काम किया था। मैं आज उस मानसिकता पर भी देखता हूं कि ममता दीदी का वो मानसिकता जब हमारे मां बहनों को ये कहती हैं कि शाम 7 बजे के बाद आपको निकलने की आवश्यकता क्या थी। अरे ममता दीदी, ये बंगाल की महिलाएं आधुनिकता की प्रतीक रही हैं। बंगाल की संस्कृति को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है, बंगाल की विरासत को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है। और आज उन मां बहनों को आप घर के अंदर महफूज रहने के लिए कह रहे हैं। हम किसी भी हाल में उन मां बहनों को सुरक्षा के लेकर जो चुनौती आप पेश कर रहे हैं उसके प्रति हम संकल्पित हैं। हम उन मां बहनों को पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार और यहां पर भी जल्द जब भाजपा की सरकार बनेगी और नई सरकार के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता पूरी तत्परता से मां बहनों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहेंगे। और आज के दिन मैं आज दुर्गापुर में आया हूं। ये दुर्गापुर, जब मैं बीआईटी मेसरा में पढ़ता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस समय हम सब के लिए कुछ केंद्र होते थे जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्री होते थे। उन इंडस्ट्री कारखानों में हम नौकरी के बारे में सोचते थे। आज दुर्गापुर में बड़े औद्योगिक उस समय के घराने थे। उन औद्योगिक क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों से लोग पढ़ने भी आते थे और रोजगार भी पाने आते थे। लेकिन आज वही दुर्गापुर जो इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता था, और मुझे दुख की बात है कि आज का यहाँ कोई भी नया औद्योगिक केंद्र नहीं बन रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों को रोकने का काम किया गया है। ममता दीदी, आपकी सरकार जब आई थी तो आपने जो आंदोलन खड़ा किया था उसमें आपने सपना दिखाया था कि हम इंडस्ट्री के बड़े केंद्र खोलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप इंडस्ट्री के नए केंद्र क्या खोलेंगे, आप पुरानी पड़ी हुई इंडस्ट्री को भी बंद करने के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। और हमारे युवा जो देश भर से यहाँ पर रोजगार के लिए आते थे, आज दुर्गापुर और इस पूरे इलाके के युवा नौकरी की तलाश में इस देश, इस राज्य से बाहर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दिखता है कि किस प्रकार से आपके संवेदनशीलता है। जिस सिंगूर के लेकर आपने आंदोलन किया, आज सिंगूर के लोग दुखी हैं क्योंकि आपने कोई नई औद्योगिक इकाई नहीं बनाई। और मैं पूछता हूं ममता दीदी, इसके लिए जवाबदेही किसकी है? आपने 15 सालों में यहां पर सरकार रखी, आपने भी यहाँ के महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी, आपने यहाँ के युवाओं को रोजगार के बदले कहीं ना कहीं पलायन के लिए मजबूर किया। इसका दोषी कौन है? साथ ही साथ मित्रों, इस राज्य में अभी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अराजकता की सरकार चीजें बढ़ी हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ की घटनाएं, यहाँ पर लगातार टीएमसी के विधायक और मैं मंत्री जो यहाँ पर पूरी तरह से टीएमसी टैक्स वसूलने में लगे हैं। मैं कहता हूं दीदी, आपने यहाँ की लोगों को एक ऐसा जीवन देने का सपना दिखाया था कि जो आपने पूर्व की सरकारों के जो करप्शन के थे मामले थे, अराजकता के मामले थे, आपने कहा था उनको हम बंद करेंगे। पर दुख की बात है, आप उससे बड़ा कारखाना खोल दिए जिस कारखाने में केवल भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं और उसका पूरा पैसा, पूरा वसूली कोई और नहीं, टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के विधायक और मंत्री कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से उनको चेतावनी देता हूं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई बार संघर्ष किया है। हमने कई राज्यों में उस तरह के जंगल राज की मानसिकता वाली सरकारों को उखाड़ फेंका है, उस प्रकार की अराजकता वाली सरकार को मुक्ति पाई है। हमने उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की मानसिकता वाली सरकार को हटाया। हम लोगों ने बिहार में उस तरह की मानसिकता वाली सरकार को उखाड़ फेंका। और अब बंगाल की बारी है मित्रों। मेरे बंगाल के कार्यकर्ता उस पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अब वो समय आ गया है जब हमको बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो अराजकता वाली सरकार थी, अब उसी प्रकार की सरकार अगर बंगाल में भी है तो बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ता भी कमर कस ले। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है मित्रों। हमने देखा है
किस प्रकार से वो हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं मित्रों, कोई कार्यकर्ता चिंता मत कीजिएगा, एक एक कार्यकर्ता के पीछे पूरा भाजपा परिवार खड़ा है। आप संघर्ष कीजिए, भाजपा अध्यक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरी भाजपा आपके साथ खड़ी है। मित्रों, अभी मेरे को मालूम हुआ SIR के माध्यम से जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसमें भी ममता दीदी खेल करने में लगी है। अभी दिल्ली जाकर रोना रो रही है कि इलेक्शन कमीशन हमको सहयोग नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन, अरे मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूछता हूं ममता दीदी से, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आपके DM, SP, SDO यहां बैठा है और इसको कठपुतली की तरह आप यूज कर रहे हैं। आप खुद खेल खेल रहे हैं, यहां की जनता को परेशान कर रहे हैं, यहां के युवाओं को, यहां के भद्र लोग के लोगों को, यहां के डॉक्टर को, यहां के पद्म विजेताओं को आप DM ऑफिस में, SDO ऑफिस में बुला बुलाकर परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन तो घुसपैठियों को बाहर करने का संकल्प लिया है, जो इस मिट्टी का नहीं है, जो बंगाल की मिट्टी का नहीं है, उसके लिए बंगाल में कोई अधिकार हम नहीं देने देंगे। बंगाल के लोगों को ही बंगाल का अधिकार मिलेगा। बंगाल की मिट्टी के जो जन्म लिए हुए लोग हैं, उन्हीं को बंगाल का अधिकार मिलेगा। बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को बंगाल का अधिकार देंगे तो इसको किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मित्रों, यहां के DM, SDO और सभी अधिकारियों को मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये चंद दिनों की सरकार है, इन सरकार के कठपुतली बन के मत रहिए। आप प्रशासन के लोग हैं, आप सही दिशा में काम कीजिए, आम जनता को राहत देने वाला काम कीजिए, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, आज के दिन मैं अपने इन कार्यकर्ता भाइयों से भी कहूंगा कि बंगाल आज विषम परिस्थिति में गुजर रहा है। मित्रों, हम लोगों ने यहां की सरकार के नकारापन, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को कई स्तरों पर उजागर किया है। अब हमको घर घर तक जाना है, जनता को बताना है कि ये पैसे की वसूली कोई और नहीं, TMC के लोग करते हैं। मैं दीदी से भी कहूंगा, दीदी आज से बंगाल की राजनीति में जिस प्रकार से आपने अराजकता फैलाई है, बंगाल की जनता आपकी उल्टी गिनती शुरू कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब बंगाल को नए बंगाल के विकास में भाजपा की सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार डबल इंजन की सरकार बनाएगी, जो बंगाल के विकास को स्वर्णिम बंगाल बनाने के लिए आगे बढ़कर काम करेगी। बंगाल के लोगों से यही कहूंगा, बंगाल के अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा, आप पर दोहरी जवाबदेही है। एक बंगाल को विकास की पटरी पर लाने की जवाबदेही है, दूसरे बंगाल को सुरक्षित रखने की जवाबदेही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल के विकास के लिए लगातार संकल्पित रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के राज्यों का विकास होगा तभी पूरे देश का विकास हो सकता है। 2047 का अगर विकसित भारत हम बनाना चाहते हैं तो उसमें बंगाल भी 2047 में विकसित बंगाल कैसे बने, इसके लिए हम सबको संघर्ष करना है। और ये यहाँ की TMC की सरकार से संभव नहीं है मित्रों, क्योंकि यहाँ की सरकार गरीबों का आवास छीनती है, यहाँ की सरकार यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं को छीनती है, यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों को लाभ की योजनाएं न मिले इसकी चिंता करती है। केवल अपना बैनर चिपकाने के लिए, अपनी तस्वीर चिपकाने के लिए कई घरों की रोशनी को छीनने का काम कोई कर रहा है तो यहाँ पर बैठी हुई ममता सरकार कर रही है। इसलिए मित्रों, हम सबके सामने ये स्पष्ट चुनौती है कि हम कैसे एक ऐसी सरकार बनाएं जो यहाँ के गरीबों की चिंता करे, यहाँ के किसानों की चिंता करे, यहाँ के माता बहनों की सुरक्षा की चिंता करे। और साथ ही साथ बंगाल तो वो भूमि है जिसने बड़े बड़े कवि गुरु दिए, जिसने कई हमारे आजादी के योद्धा दिए, जिसने हमारी संस्कृति को पूरे विश्व में स्थापित करने वाले नेता दिए। और आज उस भूमि से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कैसे खुले, इसकी चिंता पर बात नहीं होती है। यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में चौपट करने की बात होती है। मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि कुछ मंत्री शिक्षा के घोटाले में नौकरी देने के नाम पर जो घोटाला किया, कुछ जेल में हैं, कुछ बेल में हैं।
पर चिंता मत कीजिएगा, जो बेल में हैं वो भी जेल में जाएंगे, क्योंकि हम बंगाल की जनता के साथ, जिन्होंने उनके खून पसीने की कमाई को जो घोटालों में बदला है, जिन्होंने यहाँ के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर जो घोटाला किया है, उनको हम बख्शेंगे नहीं। उनकी जगह जेल में होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए मैं बंगाल के लोगों से आज आह्वान करने आया हूं, मित्रों, हम बांग्लादेश को किसी प्रकार से जो बंगाल में समाहित करने की प्रयास चल रहे हैं, उसको नहीं होने देंगे। आपने देखा है पिछले दिनों किस प्रकार से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, किस प्रकार से लगातार वहां की ताकत मजबूत होकर हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। तो क्या मेरे भाजपा के कार्यकर्ता इसको आने वाले दिनों में इस संघर्ष के लिए तैयार हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बंगाल को सुरक्षित रखने का संकल्प आप लेते हैं? क्या भारत को सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं? क्या विकसित बंगाल बनाने का सपने को साकार करेंगे? तो আজকে যারা নিচে এসেছেন, চেয়ারে বসেছেন, একটি বপিত বীজকে মহিরুয়ে পরিণত করেছেন। আগামী বিধানসভা ভোটে বটবৃক্ষে পরিণত আপনারাই করবেন। আজকে যারা এসেছেন 21 সালে বিধানসভা নির্বাচনের পরে ঘর ছাড়া হয়েছেন, রক্তাক্ত হয়েছেন, মিথ্যা মামলা খেয়েছেন এবং কঠিন অবস্থার মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আজকে এই জায়গায় নিয়ে গেছেন। আমি আপনাদেরকে সকলকে প্রণাম নিবেদন করি। আজকে আপনারা যারা এসেছেন, আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এই এলাকায় বর্ধমান, কাটোয়া, বোলপুর এবং বীরভূম সাংগঠনিক জেলার আপনারা বাছাই করা 5000-এরও বেশি ভারতীয় জনতা পার্টির বুথ স্তরে, শক্তি কেন্দ্র স্তরে, মন্ডল স্তরে এক একজন পিলার এখানে এসেছেন। আপনাদের যে কাজটা প্রথম করতে হবে, শক্তি কেন্দ্রের সব বুথকে জেতাতে হবে এবং যেটা বিজেপির পুরনো স্লোগান আজকে আমি আপনাদের মুখ থেকে উচ্চারিত করতে চাই, মেরা বুথ, মেরা বুথ, মেরা বুথ, মেরা বুথ, মেরা বুথ। বুথ জিতাতে হবে। আমি যে বিরোধী দলের নেতা, আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছি কেন, আমি যে বুথের ভোটার, নন্দীগ্রামের নন্দনায়ক ওয়ার্ড, 2021 সালে ওই বুথে 200-র কাছাকাছি ভোটে আমি মমতা ব্যানার্জিকে হারিয়েছি। ওই বুথে 2023-এর পঞ্চায়েতে ভারতীয় জনতা পার্টি পদ্মচিহ্ন নিয়ে আমার এক বোন জিতেছে। ওই বুথে 2024 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির তমলুকের প্রার্থী অভিজিৎ গাঙ্গুলি প্রায় 200-র কাছাকাছি ভোটে তৃণমূলের থেকে এগিয়ে আছে। তাই বুথ যদি মজবুত করতে পারি, শক্তি কেন্দ্রকে যদি জেতাতে পারি, তাহলে এই নির্বাচনে আমরা জিতব। আপনাদের অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা আপনাদের দেখেই আমি 20 সালে 6 বছর আগে দলে এসেছি। 19-এর নির্বাচন, 21-এর নির্বাচন, 24-এর নির্বাচন, এই ভারতীয় জনতা পার্টির দেবতুল্য কার্যকর্তা আর বাংলার যে জনগণ যারা কংগ্রেসকে দেখেছে, কংগ্রেস টেস্টেড এবং রিজেক্টেড, সিপিএম কে দেখেছে টেস্টেড এবং রিজেক্টেড, তৃণমূলও টেস্টেড এবং উড বি রিজেক্টেড, কয়েকদিন পরে রিজেক্ট হয়ে যাবে। এই বাংলায় যারা মনে করে যে একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরশীল বিকল্প হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি, কারণ একজন বাঙালি ভদ্রলোক জনসংঘ তৈরি করেছিলেন, তার নাম ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যা পরবর্তীকালে অটল বিহারী বাজপেয়ীজি, লালকৃষ্ণ আদবানীজিদের নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টিতে তৈরি হয়েছে। তাই আজকে যদি 19, 21 এবং 24 দেখেন, 38 থেকে 40% ভোট বিজেপির দাঁড়িয়ে আছে। 2 কোটি 28, 2 কোটি 30, 2 কোটি 33
অর্থাৎ প্রায় 40%, 2,30,00,000 ভোটার বিজেপির দাঁড়িয়ে আছে। গত লোকসভা নির্বাচনে 7 দফাতে চুরি হয়েছে, রিগিং হয়েছে, ভোটের দিন কত প্রার্থী আক্রান্ত হয়েছে। নিশীথ প্রামাণিক কোচবিহারে আক্রান্ত হয়েছে, লকেট চ্যাটার্জি ধনিয়াখালীতে আক্রান্ত হয়েছে, দিলীপ দা মন্তেশ্বরে আক্রান্ত হয়েছে, প্রণব টুডু গড়বেতাতে আক্রান্ত হয়েছে, কেশপুরে আমাদের ঘাটালের প্রার্থী আক্রান্ত হয়েছে, কত জায়গায় হয়েছে আপনারা দেখেছেন। তারপরেও মাত্র 40 লক্ষের গ্যাপ। 7 দফাতে 4,000 4,500 করে ক্যামেরা বন্ধ রেখে ছাপ্পা মেরেছিল। ছাপ্পা মারার পরে তারপরেও বিজেপির সঙ্গে গ্যাপ 40 লাখ। এসআইআর এবার নতুন নয়, নভেম্বর। এখন তো সবে ব্রেকফাস্ট হয়েছে, কত নাম বাদ গেছে? 58 লাখ। লাঞ্চের পরে দেখবেন তৃণমূল আর নেই, তৃণমূল বলবে ভোট লড়বো না। ফাইনাল ভোটার লিস্ট বেরোতে দেন। আমরা এসআইআর ইলেকশন কমিশন করে, আমরা করি না। তো আমরা বলি মৃত ভোটার, অস্তিত্বহীন ভোটার, ভুয়া ভোটার এবং বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের নাম আমরা ভোটার তালিকায় রাখতে দেব না, দেব না, দেব না। আমাদের বিএলএ 2রা এবারে 61,000 বিএলএ 2 বিজেপি দিয়েছে, যেটা প্রথম। ভারতীয় জনতা পার্টিকে আপনারা নীরবে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করেছেন। আজকে যে এসআইআর হয়রানি হচ্ছে, এর জন্য দায়ী কে? তৃণমূলের প্রশাসন। কারণ ইলেকশন কমিশনের সিও ছাড়া আর কোনো প্রতিনিধি রাজ্যে নেই। 90,000 বিএলও দিয়েছে কে? মমতা ব্যানার্জির সরকার। ইআরও কে? এই সরকারের। ডিও অর্থাৎ ডিএমরা, তারাই ইলেকশন ভোট পরিচালনা করে। তারা ইচ্ছা করে পশ্চিম বাংলায় চাকরি চুরি, নারী নির্যাতন, সীমাহীন তোষণ এবং চারিদিকে যে ভ্রষ্টাচার, অত্যাচার, তার বিরুদ্ধে মানুষের যে ক্ষোভ, যে ক্ষোভে আগামী এপ্রিল মাসে এই রাজ্যে পদ্ম ফুটবে, কমল খিলবে, বিজেপি জিতবে, তাই তারা হয়রানি করছে সাধারণ মানুষকে। আমি আপনাদের বলে যাচ্ছি, পরিবর্তন হবে, হবে, হবে। সাহস নিয়ে নির্বাচনে লড়তে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী 6টা সভা করেছেন। আমাদের মোদের নেতার নাম কি? নরেন্দ্র মোদী। আমাদের প্রতীকের চিহ্ন কি? প্রতীকের চিহ্ন পদ্ম। জয়ের লক্ষ্য আর পরিবর্তনের সংকল্প, তাই তো? মোদের নেতার নাম নরেন্দ্র মোদী, মোদের প্রতীক হলো পদ্ম, জয় আমাদের লক্ষ্য আর পরিবর্তন আমাদের সংকল্প। তাই বলি, মোদীজি যে স্লোগান দিয়ে গেছেন, আপনারা আমার সঙ্গে গলা মিলান। পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। আরো জোরে পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। এদেরকে হারাতে হবে, হারাতে হবে। বাংলাকে বাঁচাতে হবে, হিন্দুদের বাঁচাতে হবে, আদিবাসীদের বাঁচাতে হবে। এদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে হবে। জামাতিদের সরকার রাখা যাবে না, যাবে না, যাবে না। হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, বাটেঙ্গে তো এক রেহেগে তো। সবাই ভালো থাকবেন।